नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का टॉपिक है बुध ग्रह। तो इस विषय को हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जिस तरह से हमने सबसे पहले सूर्य भगवान के बारे में जाना, मतलब जो हमारी आत्मा है, सूर्य रूपी आत्मा, जन्म लेने से पहले ये अपना सबसे बड़ा इसका महत्व है। जैसे जन्म लेते हैं तो चेतना आती है और चेतना जो है वो चंद्रमा के रूप में आती है। ओके। और चेतना जब आ जाती है तो लग्नेश के रूप में शरीर बन जाता है। तो सूर्य से आत्मा, चंद्रमा से हमारा मन, हमारा जो समझिए चेतना है, और फिर लग्नेश की वजह से। और लग्नेश कहाँ से आता है? ये शरीर जो आता है ये पृथ्वी तत्व है। लग्नेश, ये आप ध्यान से समझ लेना। जब कुंडली बनती है तो उसके अंदर समझिए कि जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व है, आत्मा वो सूर्य तत्व है, और जो मन है वो चंद्रमा तत्व, चंद्र तत्व है। यानी कि हम जो जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा सूर्य से आती है और हमारा जो मन है वो चंद्रमा से है, भाव चेतना। और उसके बाद जो शरीर बनता है, शरीर तत्व जो माँ से मिलता है, ये यहीं से बनता है। ओके, चंद्रमा के रूप से ही ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि सूर्य और सूर्य पुरुष है, चंद्रमा प्रकृति है, दोनों को अगर मिला दिया तो पृथ्वी बन जाता है। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों को मिला के क्या बना? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व से हमें शरीर मिला। अभी यहां तक हमें समझ में आ गया, तो इसको बुध से कैसे समझे? बुध का क्या संबंध है? अभी जो चंद्रमा है वो मन है, और चंद्रमा से पैदा हुआ मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को मैनेज करने के लिए, यह समझिए कि मन जो है वो एक सूर्य जो है वो एक बॉस है। ओके। सूर्य जो है वो बॉस है, और चंद्रमा जो है मन, वो मैनेजर है हमारी जिंदगी का। अब ये मैनेजर क्या करेगा, यानी कि सीईओ बोल सकते हो आप इसको। जो मेन मैनेजर, वो खुद तो काम नहीं करेगा, वो अपने काम को चंद्रज, यानी चंद्र ने जिसको, चंद्रज जो चंद्र से पैदा हुआ है। जय शब्द किसी भी शब्द में लगाते हैं संस्कृत में तो चंद्रज मतलब चंद्र से पैदा हुआ। जैसे कि आत्मज, आत्मा से पैदा हुआ, या फिर वातज, वात से पैदा हुआ, पित्तज। तो जय शब्द है। ओके। तो चंद्रज का मतलब होता है बुध। कुल मिलाकर सूर्य रूपी आत्मा ने जो आदेश दिया, चंद्रमा रूपी मन ने उस आदेश को ग्रहण किया। अब उस आदेश को पालन करने के लिए प्लानिंग करने वाला, तो बुध कौन है? ये प्लानिंग करने वाला है। ये उसको मैनेज करेगा, ये उसको तरीका, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से बताएगा कि भाई कैसे करना है। यानी कि ये विवेक है। तो बुध क्या हुआ? विवेक। हमारी जिंदगी में आप समझिए कि जो सूर्य है, जिसका सूर्य अच्छा है, उसकी जो शुरुआत है, मतलब कोई भी काम करेगा तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उस काम को समझने के लिए एक भाव होना चाहिए। भाव का मतलब है साइकोलॉजी। जो चंद्रमा देता है वह वो साइकोलॉजिस्ट बनाता है चंद्रमा। याद रखें, सूर्य तो सिर्फ एक ऊर्जा देगा। समझिए कि आपको एक सैलरी मिल जाती है महीने की। अब उस सैलरी को कैसे करना है, तो ये जो भाव है, साइकोलॉजी है, समझ है, ये समझ आती है चंद्रमा से। लेकिन ऑन ग्राउंड उसको मैनेज करना है कि कैसे करना है, वो बुध करता है। या फिर समझिए कि हमारी जिंदगी के अंदर चीजों को समझना, सामने वाला कुछ बोल रहा है, या समझिए कि एक्सप्रेशन, आत्मा से हमारे अंदर विल पावर है, भाव हमें समझ में आ गए। लेकिन हमें बोलना क्या है? हमारे भाव को शब्दों में बदलने वाली ताकत का नाम है बुध। हमारे भाव है कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं, हम सामने वाले को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में कैसे तब्दील करें? तो शब्दों में बदलने वाली ताकत का नाम है बुध। बुध का मतलब सीधे सीधे बुद्धि है। बुध का मतलब है बुद्धि, यानी कि एक तरह से अक्ल जिसको हम बोल सकते हैं वो बुध है। हमारा जो
मन में बहुत सारी उथल-पुथल चलती है, उसको मैनेज करना। अभी सोचिए कि आप जो भी बोलते हैं, बोलने से पहले बहुत सारे विचार आते हैं मन में। मतलब समझिए कि एक्स, वाई, जेड बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन अब बुद्धि जो है क्या करेगी? उनको मैनेज करेगी कि भाई कौन-सी बात को पहले बोलें, कौन-सी बात को बाद में बोलें। या समझिए कि ये आज का टॉपिक मेरा बुध है, तो ये सूर्य से मुझे आया। मेरी एक प्लान, मतलब समझिए कि ये मेरा विल पावर थी कि यस आज मैं सूर्य के बारे में बताऊंगा, इस बुध के बारे में। तो इस सूर्य से, लेकिन भाव, साइकोलॉजी कि कैसे बताया जाए, किससे कनेक्ट, कैसे कनेक्ट हुआ जाए, वो बुध है। लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है कि भाई पहले हम टाइटल लिखेंगे, फिर हम बुध ग्रह को काल पुरुष की कुंडली से कनेक्ट करेंगे, चक्रों से बताएंगे। तो दिस इज मैनेजमेंट, दिस मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम मर्क्यूरी। तो बुध जो है वो एक मैनेजमेंट है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुंडली से देखें, कालपुरुष की कुंडली से, तो जो बुध जो है वो मिथुन, दो राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। अब समझिए कि मिथुन और कन्या का स्वामी ही क्यों है वो? मिथुन क्या है? हमारी जिंदगी में वायु तत्व, मतलब हमें किसी चीज की प्लानिंग करनी है तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन बहुत चाहिए उसमें। और ये इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, ये सारी जो है, ये वायु तत्व की राशि मिथुन राशि देती है। ओके, ये वायु तत्व की राशि मिथुन राशि। और दूसरी बात, पहला भाव जो है वो शरीर का है। आप शरीर के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी पर जन्म लिया। दूसरा भाव है कि आपके आसपास पहला भाव से शरीर बन गया। अब दूसरे भाव से आपके एसेट्स हैं। पहला भाव शरीर है, दूसरा भाव एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि भाई आपके पास जो है, जो चीजें होनी चाहिए, पैसा है या पैसे से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, अब वो सब कुछ आ गया। लेकिन अब आपको जिंदगी में कुछ करना है, तो कुछ करने के जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव इनिशिएटिव कब करोगे? जब आपका प्लानिंग होगा। प्लानिंग का मतलब है कि कैसे करना है, क्या करना है, इसका मैनेजमेंट। ओके, ये आएगा तीन, यानी कि मिथुन राशि से। और इसका स्वामी बुध है। अब बुध को इसका स्वामी बनाया है, तो मान के चलिए कि ये ऐसा क्या है कि बुध ग्रह हमें इस तरह की बुद्धि देता है। असल में क्या है कि विष्णु भगवान का रूप है बुध ग्रह। और विष्णु भगवान क्या करते हैं कि हमारी जो सत्य रूपी आत्मा है और चंद्रमा रूपी जो मन है, उस मन पर राहु के रूप में और केतु के रूप में, ऊपर की तरफ केतु होता है और नीचे राहु, इस मन पर, चंद्रमा रूपी मन पर हमेशा केतु और राहु का लगातार एक वो चलता है। मतलब कभी हमारा मन केतु की तरफ चला जाता है, कभी राहु की तरफ चला जाता है, क्योंकि मन चंचल है, वो बहुत बहुत फास्ट चेंज होता है। मन की आदत है फास्ट मूविंग। तो ये जो अप एंड डाउन करता है माया के रूप में, अब इसमें चीजों को हमें एक तरह से पालन करना है, चीजों को डेली बेसिस पे मैनेज करना है। कैसे ये सारी चीजों का जो प्लानिंग है, ये सब विष्णु भगवान की कृपा से होता है। मतलब विष्णु भगवान जो है डेली लाइफ की जिंदगी को हैंडल करने के लिए है। और जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर शिव भगवान, यानी कि अष्टम भाव। ठीक है, शुरुआत किसने की? जो पहला भाव है ब्रह्म, यानी ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ शुरुआत कर दी। उसके बाद पूरा जो पालन है, पूरा जो मैनेजमेंट है जिंदगी का, वो सारा मैनेजमेंट, ये समझिए कि हमें जिंदगी के जो मैनेजमेंट के गुर हैं, वो हमें विष्णु भगवान से सीखने हैं। और शिव भगवान जो है, वो जब कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तब हमें संकट से निकालने के लिए शिव भगवान। अब संकट से निकालने के लिए उनकी जो, आप देखेंगे, मैंने एक बताया था इसके बारे में कि किस तरह से है। जैसे कि भगवान शिव ने जैसे कि विष को पिया था, वो गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष का मतलब है परेशानियों को जिंदगी में आने दें, उनसे डरे ना, बट उनको नीचे ना उतरने दें। मतलब उनके साथ जिंदगी में उनको कंटिन्यूअसली, यानी कि नीचे वाले चक्रों से ना जोड़ें। ओके, नीचे के चक्रों में ना जाने दें जिंदगी के जहर को, परेशानी को, बट उन्हें लाइफ में आने दें, यानी गले तक। ओके, तो इसको हम अलग विषय में समझेंगे, बट रफली आज बुद्ध के विषय में आप समझ लें कि विष्णु भगवान जो हैं, वो बुद्ध का स्वरूप है। ओके, हमारा जो आईक्यू है,
वो भी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब आप क्लास में अगर समझिए कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे कोई जो है तुरंत समझ जाता है किसी सवाल को, किसी एक्सप्लेनेशन को, तो समझिए कि उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है। कोई बच्चा जो है समझता नहीं है, उसको कई बार समझाना पड़ता है, तो थोड़ा मर्क्यूरी कमजोर है, आईक्यू कमजोर है। या फिर समझिए कि कोई मेमोरी, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत फास्ट याद कर लेते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ बुध है। कुछ बच्चे होते हैं कि एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर देते हैं, मतलब समझने के बाद एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो मर्क्यूरी से आता है। ओके, तो ये चीज हो गई। और अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो जो लिखने मीन्स वास्तु का मैं ऐसे ड्राइंग से बताता हूँ कि वास्तु शास्त्र में अगर देखें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपको समझ में आएगा कि जो चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य के बीच में बुध यानी ऊपर की तरफ है, ये वायु तत्व है। अगर हम राशियों के हिसाब से भी देखें तो ये मैंने पहले बताया था कि कैसे हमें राशियों को याद करना है। तो उसमें मैंने बताया था कि ऊपर जो है, यहाँ पर इस तरह से मैंने बनाया था कि इधर फायर है और इधर अर्थ है। फायर एलिमेंट यानी कि 159 साइन, 159 मतलब मेष, सिंह, धनु। और इधर सामने जो है नीचे की तरफ 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो ये सिर्फ समझना है कि जो वायु तत्व है उसमें 3 का सबसे ज्यादा रोल होता है। यानी कि जो बुध का कनेक्शन है वो दो चीजों से है एक साथ। बुध सिर्फ वायु तत्व नहीं है, बुध जो है दो शक्तियों से मिलकर बना है, मिथुन और कन्या। ओके, मिथुन का मतलब है वायु, लेकिन वो चीज इतनी प्रैक्टिकल हो जो जमीनी स्तर पर भी उतरे, उसके लिए कन्या राशि आती है। कन्या राशि होती है छोटी छोटी प्रॉब्लम को हैंडल करना और उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को सीखना है, यानी कि प्रॉब्लम से सीखना और फिर प्लानिंग करना, फिर प्रॉब्लम से सीखना, यानी कि कोई चीज ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो जमीनी स्तर पर सही निकले। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन ही बुध है। इसीलिए कुंडली में देखेंगे तो 3 और 6 का मालिक बुध इसीलिए है क्योंकि प्लानिंग हमें ऐसी करनी है जो जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल हो। तो दोनों का फीडबैक होता है ये। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 और 6 के बीच में 4 और 5, 4 का मतलब है फोर्थ हाउस, यानी कि दिल से आप जब काम करेंगे, कोई भी नॉलेज, टैलेंट, आपकी प्लानिंग दिल से होगी। और किसी टैलेंट यानी किसी काम के लिए जो आपका मकसद है, 5वां हाउस जो है वो एक्चुअली टैलेंट के साथ में हमारे जो विशेष होती हैं, शॉर्ट बेनिफिट्स होते हैं, इमीडिएट बेनिफिट्स होते हैं, वो 5वां भाव है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहाँ पे होते हैं, बिग ड्रीम्स। ओके, तो कुल मिला के जब हम कोई शॉर्ट प्लानिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करते हैं, दिल से करते हैं। और ये हो गया प्लानिंग, थर्ड मतलब प्लानिंग, इनिशिएटिव। चौथा भाव यानी दिल से, 5वां भाव मतलब किसी छोटे मकसद के लिए, और छठा भाव होता है प्रॉब्लम। तो कुल मिला के ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि 3 4 5 6, इनिशिएटिव लिया दिल से, किसी खास मकसद के लिए, कुछ प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से हमने सीखा, फिर से एक इनिशिएटिव लिया, फिर से दिल से काम किया, फिर से एक मीन्स ये 5 का मतलब है कोई पर्टिकुलर हमारा जो प्लानिंग था, जिसका हमने जिसके लिए हमने तैयारी की। ओके, यानी शॉर्ट बेनिफिट्स। तो कुल मिला के ये मैंने इसलिए बताया है कि बुध जो है वो किस तरह से हमारी जिंदगी में डेली लाइफ में काम करता है। अब चलिए सीधे सीधे हम इसको और थोड़ा सा इफेक्टिवली बात करते हैं। बुध के उपाय के रूप में, जिन लोगों को लिखने की आदत होती है, लिखने की आदत, राइटिंग सुंदर होना, वो शुक्र से आता है। और राइटिंग सुंदर जो है शुक्र से आएगा, लेकिन आपको जो लिखने की आदत है वो बुध से आएगी। जितना ज्यादा आप लिखने की आदत होगी, आपका बुध मजबूत होगा। ओके, इसीलिए आप याद रखें कि अगर आपको बुध मजबूत करना है
तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए और नोट्स बनाने की आदत बुध से आती है, लिखने की आदत बुध से आती है। बोलना, एक्सप्रेशन, जो आपके एक्सप्रेशन करने का तरीका है, मैनेजमेंट मतलब कौन सा शब्द को कब बोलना है, यानी स्पीच थेरेपी या स्पीच का जो तरीका है वो सब बोलने से आता है, वो आपका इससे आएगा बुध से। ओके, इसके बाद बुध क्या है, आपके खाने के अंदर जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, पर्टिकुलरली जो समझ लिए विटामिन सी भी है, वो भी इससे आता है। यानी कि अगर आप जैसे थोड़ा सा पिकल या थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा देखा जाए तो हल्का, यानी कि लाइट सोर आइटम्स, या ये समझिए कि अगर इसको बायोलॉजिकल वे में समझा जाए तो हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिस इंसान का नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, समझ जाइए कि उसका कारण मर्क्यूरी है। जिस इंसान को स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, तो समझ जाइए कि बुध का प्रॉब्लम है। ओके, जब भी कुंडली में छठे भाव में अगर मर्क्यूरी बुध बैठा है, वहां पे राहु का इफेक्ट हो और गोचर में कभी भी शनि उसे देखे, तो समझिए कि उस पर्टिकुलर गोचर में बुध का प्रॉब्लम आएगा। अगर प्रश्न कुंडली की बात करें, प्रश्न कुंडली में आपने कोई भी सवाल पूछा, जैसे किसी इंसान ने पूछा कि क्या मतलब शादी के बारे में पूछा, शादी होगी या नहीं, ओके, या शादी कब होगी, वट एवर। सो इसका जिस समय पर सवाल पूछा है उस टाइम का एक लगन कुंडली बनेगा। उस लगन कुंडली में अगर बुध का राशि आता है 3 या 6, यानी कि मिथुन लगन या कन्या लगन, तो इसके ऊपर है कि बुध चंद्र तरे मार्गे, यानी कि कुंडल, अगर प्रश्न कुंडली में लगन बुध या कन्या या कर्क लगन आता है, तो समझ जाइए कि वो काम होगा और वो प्रोसेस में है, इन दी पाइपलाइन। कब होगा, इस राशि से लग्नेश जहां भी बैठा हो और वहां से वापस लगन में आने में जितना समय लगेगा, ओके, खास करके बुध और चंद्र के लिए, इसके अंदर क्या होता है कि दो कंडीशन होती है। नंबर वन, जहां पे अगर गोचर में बुध यहां पर बैठा हुआ है और जन्म लगन का बुध जो है मिथुन राशि से जहां भी बैठा है, समझिए यहां पे बैठा है, तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि कब होगा, फर्स्ट जब वो बुध गोचर से वापस जन्म के बुध पे जाएगा या फिर लगन के लगन स्थान पे जाएगा। ओके, तो कुल मिला के इसमें प्रश्न कुंडली का ये रूल होता है। तो मैंने एक ही एग्जांपल से मैंने छोटा सा बताया है कि बुध चंद्र टरे मार्गे का मतलब है कि प्रश्न कुंडली में अगर बुध लगन में आता है तो कोई भी सवाल जो पूछा गया है उसका आंसर यस होता है। इतना याद रखिए। वो कब होगा वो थोड़ा सा अलग एक टॉपिक बन जाता है, उसका भी मैंने आपको बताया है जब वो गोचर में वहां पे पहुंचेगा। तो ये हो गया बुध का। ओके, अगली बात, बुध का मैंने बताया कि जो हमारा बॉडी है उसमें समझिए कि जैसे आपको समझना है कि 3 जो है मिथुन राशि ये बुध की है, 2 जो है वो फेस है, 4 जो है वो चेस्ट है। 2 फेस है हमारी कुंडली में, दूसरा भाव फेस का है, गले से ऊपर का है, और चौथा भाव चेस्ट का है। तो बीच में क्या हुआ, हैंड्स, अगर पूरी बॉडी के हिसाब से देखें तो लिम्स, अगर आप वैसे देखोगे इंटरनल, तो आपका जो ग्रास नली है, मतलब जो आपका श्वास नली है, श्वास नली यानी कि एयर पाइप बोल सकते हो, वट एवर। ओके, तो ये जो है बुध से आता है। किसी की कुंडली में अगर चौथा भाव फोर्थ हाउस पर निगेटिव एनर्जी बन जाए एंड बुध पर भी मैलेफिक इफेक्ट हो और गोचर में
शनि की दृष्टि या किसी भी आठवें भाव के मालिक की दृष्टि, अष्टमेश की दृष्टि गोचर में चौथे भाव पर भी पड़े और बुध पर भी पड़े, या फिर गोचर में दोनों ही इफेक्टेड हो, तो समझिए कि चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। ओके, अगर इसके अंदर सूर्य भी इन्वॉल्व हो जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम है, चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए तो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, मंगल इन्वॉल्व हो जाए तो एक्सीडेंट तक प्रॉब्लम हो सकती है, बुध इन्वॉल्व हो जाए तो आपका जो मतलब श्वास नली है या फिर फेफड़े हैं, लंग्स हैं, एयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम बुध को एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है कि अ, विवेक मैंने बता दिया, मामा, छठा यानी कि मामा। ओके, ये क्या है कि जो चौथा भाव है वो माँ का है, तो चौथे से तीसरा भाव यानी कि माँ के भाई वो क्या हुए, मामा। ओके, यानी कि बुध जो है वो मामा का बताता है, और बुध जो है वो बहनों का भी होता है, क्योंकि खुद से तीसरा। लेकिन बुध का जो मतलब बुध जो है ना मेल है और ना फीमेल है। ओके, इसलिए जो है बुध को अगर समझिए कि तीसरा भाव में फीमेल प्लैनेट हो या थर्ड हाउस लॉर्ड या उस पर दृष्टि फीमेल प्लैनेट की हो तो बहन ज्यादा होंगी। ओके, तो बुध के बारे में आप इतना समझ ले। नेक्स्ट है म्यूजिक। जो बुध होता है वो म्यूजिक का है। म्यूजिक का क्यों है? क्योंकि हमें मेमोरी की बहुत जरूरत पड़ती है गाने के अंदर। अगर हम गाना गाना सीखते हैं या फिर बोलना सीखते हैं, कुछ भी है, हमें मेमोरी का बहुत जरूरत पड़ता है। और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल, वो कैसे होती हैं? वो इस तरह से, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है और दूसरी से तीसरी, तीसरी से ऐसे, मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअसली सेल बनती चली जाती है। यानी कि इसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ओके, या न्यूरॉन्स बोल सकते हो आप। न्यूरॉन्स का मतलब है जिसको न्यूरॉन्स ज्यादा बनेंगे, बुध मजबूत होगा तो न्यूरॉन्स ज्यादा बनेंगे। और न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? नर्व सेल का मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल। अब नर्व सेल क्या होती है? नर्व सेल होती है कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, हमारा जो शरीर का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, हमारे शरीर में बिजली विभाग, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो बुध से कंट्रोल होता है। अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्या है? जैसे कि सेंसेशन या फिर आपको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है हेल्थ वाइज, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से नर्व सेल का, जैसे साइकोलॉजी की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या फिर समझ सकते हैं कि जो स्किन प्रॉब्लम है, या फिर नर्वस डिसऑर्डर है, या पैरालिसिस है। बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कुछ भी पैरालिसिस है तो उसमें राहु के साथ में बुध का इफेक्ट होता है। ओके, इसको आप मोबाइल से भी समझ सकते हैं। अगर आप मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो आपके फिंगर्स पे सेल इतने डेड होने शुरू हो जाएंगी मोबाइल की रेडिएशन से, कि बुध जो है कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि बुध के साथ मोबाइल का मतलब है राहु। और राहु का मतलब सिर्फ मोबाइल से नहीं है, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। ओके, क्योंकि रेडिएशन होती है मोबाइल से, और वो रेडिएशन का मतलब है राहु। और राहु क्या करता है? आपको इतना बिजी कर देगा कि आपकी सेल डेड होती चली जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। एक नंबनेस आ जाएगी, सुन्नता आ जाएगी। ओके, वो बुध की वजह से आती है। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगले सेशन में हम उपाय पे चलेंगे, बट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा उपाय के बारे में। नंबर वन, मोबाइल को आप हाथ में होल्ड ना करें। मोबाइल को होल्ड नहीं करना। क्या करना है? मोबाइल को आप रख दीजिए, पिलो पे रख दीजिए, पिलो पे रख के और सिर्फ फिंगर से टच कीजिए। मीन्स मोबाइल को पकड़ के, जैसे आप बैठते हैं, अगर ये चेयर है
तो आपकी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए और मोबाइल स्ट्रेट होना चाहिए सामने। या फिर आप अगर झुकते हैं तो आपका स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, पीछे आपकी बैक में या गर्दन में प्रॉब्लम आ सकती है, और ये प्रॉब्लम मर्क्यूरी रिलेटेड होती है। ओके। दूसरा उपाय जो है बुध का है वो लिखने का, जितना हो सके लिखने का प्रैक्टिस करें। तीसरा उपाय है बुध का कि आप कोशिश करें बच्चों जैसा बने। अगर आप चाइल्ड जैसा बनेंगे, बच्चों जैसा बनेंगे, उनके जैसी मस्ती करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो अपने आप आपके जो नर्व सेल हैं वो ज्यादा बनेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ओके। आप बच्चों से सीख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से इनोसेंट और एक्टिव होते हैं। वही चीज अगर आप अपनी लाइफ में लाएंगे, चाहे कितने भी बड़े हैं, तो आपका बुद्ध मजबूत होगा। अगला उपाय है बुक्स का। हमेशा बुक्स पढ़ें। घर पे लाइब्रेरी बना सकते हैं आप। जिसको बुक पढ़ने की आदत है लगातार, जो पढ़ाई करना जानता है, जिसको पढ़ने में आलस्य नहीं है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, 100% उसका बुद्ध मजबूत होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो बुक पढ़ते हैं उससे हमें एक नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिलने से हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब है सेल, न्यूरॉन सेल बनती है। वो जब ज्यादा होती है तो उसकी वजह से हमें बुद्ध मजबूत बनता है हमारा। तो बुक्स पढ़नी चाहिए। और बुक्स को पढ़ने का भी एक तरीका है कि आप हमेशा नोट्स बनाएं। जैसे मैंने बताया कि नोट्स बनाना भी बुद्ध है, और समझिए कि बुक्स पढ़ना भी बुद्ध है, और बोलना भी बुद्ध है, यानी स्पीकिंग या स्पीच। तो आप तीनों को मिला सकते हैं। बुक से पढ़ें, नोट्स बनाएं और स्पीच दें। तीनों बुद्ध के उपाय हैं। उसके बाद बुद्ध का उपाय है कि आप मॉर्निंग में डेली उसका टाइम होता है, यानी कि जैसे कि हर ये 24 घंटे हैं। ओके। तो मान के चलिए कि जो थर्ड हाउस है, ये होता है हमारा इनिशिएटिव प्लानिंग का। मॉर्निंग में अगर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आप सुबह टाइम पर उठकर और प्लानिंग करते हैं, जो लोग सुबह उठकर पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं, जिनके पास एक प्लान होता है, उनका बुद्ध मजबूत होता है 100%। क्योंकि जिनका बुद्ध मजबूत होगा वो बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए अच्छे बुद्ध की पहचान है प्लानिंग। अच्छे बुद्ध की पहचान है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बहुत लोग होते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, वाई आई शुड डू, दिस शुड बी डन बाय अदर्स। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस इंसान का बुद्ध मजबूत होता है। बुद्ध का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज के जमाने में काफी एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, या फिर कितने भी टैलेंटेड लोग हैं, कितने भी ज्ञानी हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो राहु का कारक है, लेकिन राहु के साथ में बुध उस टेक्नोलॉजी को सीखने में मदद करता है। राहु का मतलब है टेक्नोलॉजी, और बुध उसको सीखने में मदद करता है। तो इसका मतलब हुआ कि कितना भी ज्ञानी है, अगर सफल होना है तो जरूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक उपाय है। बाकी अगले सेशन में करते हैं। ओके।